नमस्कार, मैं हूं विशाल शर्मा और आप देख रहे हैं मनी सेंट्रल। ये एक ऐसा शो है जहां हम गवर्नमेंट पॉलिसीज से लेकर इकोनॉमी, शेयर बाजार और पर्सनल फाइनेंस यानी आपकी जेब से जुड़े मसलों पर बात करते हैं। आज के शो में एक ऐसा मसला सबसे टॉप पर है जिसे लेकर बीते हफ्ते से बवाल मचा हुआ है। बवाल इसलिए भी मचा हुआ है क्योंकि मामला शेयर बाजार से जुड़ा हुआ है, जहां बीते 5 महीने से ज्यादा वक्त से हाहाकार वाले हालात हैं। एफआईआई बाजार छोड़कर भाग रहे हैं, मिड और स्मॉल कैप में तबाही मची हुई और 5 महीने की पिटाई के बाद अब जो बयान आ रहे हैं उनसे ये इशारा मिल रहा है कि बाजार की गिरावट के पीछे बड़ा हाथ टैक्स का है और इसे लेकर ही हाय तौबा मचा हुआ है। तो इस पूरे मसले को भी हम समझेंगे। आज बात करेंगे पेंशन की, ईपीएफओ की भी, जहां एक तो 2024-25 के लिए ब्याज दर को पिछले साल के लेवल यानी 8.25% पर बरकरार रखा गया, साथ ही पेंशन पर भी बात हुई। चूंकि मामला आपकी जेब से जुड़ा हुआ है, आपके रिटायरमेंट से जुड़ा हुआ है, ऐसे में इस पर भी बात करेंगे। और आखिर में बात करेंगे कारों की बिक्री पर, क्योंकि यहां आपके लिए आ रही है एक अच्छी खबर यानी गुड न्यूज। तो चलिए मनी सेंट्रल की शुरुआत करते हैं हेलियोस कैपिटल के संस्थापक और सीआईओ समीर अरोड़ा के बयान से। बिजनेस स्टैंडर्ड मंथन समिट 2025 में समीर अरोड़ा ने कैपिटल गेन टैक्स हटाने की वकालत की। उन्होंने कहा कि दुनिया के 200 में से 199 देशों में विदेशी निवेशकों के लिए स्टॉक मार्केट में कोई टैक्स नहीं लगता, सिर्फ भारत में टैक्स लिया जाता है। अगर ये टैक्स हटा लिया जाए तो भारतीय कैपिटल मार्केट ज्यादा स्टेबल और आकर्षक बन जाएंगे। सर, मेरा आपसे सवाल है कि ये बहुत बड़ा बयान आ रहा है, आप इसको कैसे देख रहे हैं? इसके साथ हम लोग ज़ीरोधा के को फाउंडर नितिन कामत की भी जो बयान है उस पर भी चर्चा करेंगे। तो ओवर टू यू, आपका पहला रिमार्क क्या है, बताइए। बिल्कुल, देखिए 27 सितंबर को पिछले साल बाजार ने अपना पीक बनाया और उसके बाद से मार्केट्स लगातार गिर रहे हैं। अक्टूबर से लेके अब तक लगभग 1 लाख करोड़ रुपए एफआईआईस निकाल चुके हैं जी। 800 अरब डॉलर का एफआईआईस का इंडियन मार्केट्स में इन्वेस्टमेंट है ओवरऑल। और जब वो गिरावट शुरू हुई उसके बाद से बहुत वक्त तक समझ में किसी को कुछ नहीं आया कि आखिर ये गिरावट किस वजह से है, क्या कारण है। एफआईआई जा रहे हैं, ट्रंप का निर्वाचन हुआ, ट्रंप चुने गए वहाँ नवंबर में जब इलेक्शन हुए अमेरिका में, टैरिफ को लेके बातें आई, ग्लोबल अनसर्टेनिटीज़ की बात आई दुनिया भर में जो जैसे ग्लोबल हालात हैं। लेकिन टैक्स को लेके बहुत कम लोगों ने ये बात कही कि एलटीसीजी हो या शॉर्ट टर्म गेन टैक्स हो या एसटीटी हो, ये भी मार्केट की गिरावट का या एफआईआईस के भागने की एक बड़ी वजह है। हमारे कई दर्शकों ने मनी सेंट्रल में और अलग अलग जो हमारे शोज हैं वहाँ इस बात का जिक्र जरूर किया कि टैक्स जिस तरह से सरकार ले रही है मार्केट्स पर, वो एक बड़ी वजह है बाजार के गिरने का। क्योंकि पिछले साल जुलाई में ही जो एलटीसीजी है और एसटीसीजी है उसको लेके प्रावधान किए गए, जहाँ पे कि इसमें बढ़ोतरी की गई 10% से 12.5% और 15% से 20% के टैक्स की बात की गई। इसके साथ ही एफ&ओ ट्रेड को भी सख्त किया गया, वहाँ पे भी लॉट साइज बढ़ाए गए और दूसरे कई उपाय सेबी की तरफ से किए गए जी। ये बात हालांकि नहीं आई। अब आकर इस चीज़ को लेके साफ तौर पर, मुखर तौर पर अब हम बयान देख रहे हैं और उसमें भी बड़े बयान। पिछले हफ्ते हमने देखा जब समीर अरोड़ा हेलियोस कैपिटल के, जैसा आपने बताया, उन्होंने बयान दिया और नितिन कामत का बयान आया ज़ीरोधा के, जिन्होंने कहा कि जो ट्रेडिंग वॉल्यूम है वो 30% गिरने की सारे ब्रोकर्स में वो आशंका है। और वो पहली बार 15 साल से जिस धंधे में है वहाँ वो पहली बार ये देख रहे हैं जहाँ पे कि उनके जो बिजनेस डीग्रोथ है उसकी उन्होंने बात कही। तो ये पूरा एक मामला है जहाँ पे कि अब मुखर होकर जो जानकार हैं, दिग्गज हैं, वो ये कह रहे हैं कि आप 10 बिलियन 2022-21-22 में आपने टैक्स के जरिए कमाए, लेकिन उसका नतीजा क्या हुआ, आपने बड़े पैमाने पर एफआईआईस के जरिए जो पूंजी गवा दी, मार्केट में जो लाखों करोड़ों रुपए का लॉस हुआ इन्वेस्टर्स को, वो उसका परिणाम है, दुष्परिणाम है। तो ऐसे में क्या सरकार का ये सबसे बड़ा मिस्टेक नहीं है जहां आपने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स को बढ़ा दिया, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स को बढ़ा दिया? और अगर एफआईआईज नहीं आते हैं तो मार्केट्स के लिए मुश्किलें आने वाले वक्त में भी बनी रहेंगी। ये बात जो है वो कही गई और ये तब से पिछले हफ्ते के आखिर से एक बड़े बवाल की तौर पर बात चल रही है।
सर मेरा सवाल है आपसे कि इस बार जो बजट आया उसमें मिडिल क्लास को राहत देने की बात की गई। 12 लाख तक की कमाई पर जो टैक्स था वो जीरो कर दिया गया। अगर आप सैलरीड हैं तो 12,75 तक ये आंकड़ा चला जाता है। तो क्या उसके बाद ये दूसरा ये अगला कदम ये मैं मानूं कि अब कैपिटल मार्केट में कहा जा रहा है कि टैक्स को अब कम किया जाए? बिल्कुल, ये जो आपने बात कही है कि क्या कैपिटल मार्केट्स में अब टैक्स कम हो सकती है। देखिए, जिस हिसाब से सरकार ने बीते कुछ वक्त में एक आम लोगों के पक्ष में जिस तरह के कदम उठाना शुरू किया, जिस तरह से जो टॉप लेवल पर चाहे आरबीआई हो, चाहे सेबी हो, चाहे सरकार के सबसे बड़े पोजीशन हो, वहाँ पे अर्थशास्त्रियों को, आर्थिक मामले के जानकार लोगों को सरकार ने रखा है, नियुक्त किया है। चाहे प्रधानमंत्री के प्रिंसिपल सेक्रेटरी के पद पर शक्तिकांत दास का अपॉइंटमेंट हो, 12 लाख तक की टैक्स छूट हो, या आरबीआई के रेट कट का मामला हो। सरकार 8वां वेतन आयोग है, पेंशन को लेके खबरें हैं। सरकार अब इस बार ऐसा है कि वो रेवेन्यू से ज़्यादा लोगों की दिक्कतों को समझने की कोशिश कर रही है, महंगाई और टैक्स की मार से। और उसमें जो बाजार की हालत हुई है पिछले 5-6 महीने में, वहाँ भी जाहिर तौर पर सरकार की नज़र इस पूरे मसले पर है। अब क्या वाकई एफआईआईस को लाने के लिए सरकार ये कदम उठाएगी? क्या इस कदम से एफआईआईस आएंगे? ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि नीलेश शाह का जो ताज़ा तरीन बयान है, उन्होंने इस पूरे प्रकरण पर, नीलेश शाह भी सामने आए हैं, उन्होंने ये कह दिया है कि केवल और केवल टैक्स घटाने से बात बनने वाली नहीं है, एफआईआईस नहीं लौटेंगे, आपको कुछ स्ट्रक्चरल रिफॉर्म करने पड़ेंगे, दूसरे उपाय करने पड़ेंगे। आईपीओ हो गया। सर उन्होंने कहा, नीलेश शाह जी ने कहा कि आईपीओ और ओएफएस में विदेशी निवेशकों के लिए विशेष कोटा और छूट देने का प्रावधान किया जाए। सेकेंडरी मार्केट में एफपीआई को प्राथमिकता दी जाए। एफपीआई निवेश पर सरकार की ओर से गारंटीड रिटर्न दिया जाए। और तो और केवाईसी और आईटीआर फाइलिंग से भी छूट देने की बात की गई। बिल्कुल, तो ये एक रिफॉर्म की प्रक्रिया की बात है, वही स्ट्रक्चरल रिफॉर्म की जिसकी मैं बात कर रहा हूं, उसको करने की नीलेश शाह बात कर रहे हैं। ये एक परमानेंट सॉल्यूशन होगा, जहां पे कि आप टैक्स छूट सरकार देती है नहीं देती ये बात अलग है, लेकिन आपको स्ट्रक्चरल रिफॉर्म लाने पड़ेंगे जहां पे कि आपको लंबे वक्त की पूंजी भारत में बनी रहे। इसके लिए प्रयास सरकार को करने की जरूरत है, और वही बात नीलेश शाह ने भी दोहराई है। हालांकि सरकार को, जैसे एसटीटी के अकेले की अगर हम बात करें, तो बजट में 1 फरवरी पिछले साल जब बजट आया था, तो सरकार ने 37,000 करोड़ रुपए के एसटीटी रेवेन्यू आने की बात कही थी। लेकिन जनवरी आते आते इसी साल ये आंकड़ा पहुंच गया 44,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा। और सरकार ने जब अब बजट एस्टीमेट दिया, तो उसका अनुमान है कि 2024-25 में 55,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का एसटीटी कलेक्शन सरकार को मिलने वाला है जी। तो जो तगड़ा आपको रेवेन्यू यहाँ से मिल रहा है, वो सरकार को, अच्छा, सरकार ने अगले साल के लिए 80,000 करोड़ के जी एसटीटी की बात कही। हालांकि कामत कह रहे हैं कि जिस हिसाब से चीजें चल रही हैं मार्केट में, 40,000 भी आना आफत हो जाएगा। 40,000 भी आना आफत हो जाएगा। तो वो सरकार को अब समझना पड़ेगा कि किस तरह से इस पूरे हालात में पूरी चीजों को बैलेंस करके चीजों को आगे बढ़ाया जाए। क्या कुछ बिग टिकट रिफॉर्म सरकार कर सकती है? क्या एफडीआई और एफपीआईस को आकर्षित करने के लिए कुछ उपाय अलग से किए जा सकते हैं? एक और बड़ी चीज यहां पर यह भी है कि जो रिटर्न की बात है, अमेरिकी मार्केट भारतीय बाजार से ज्यादा ल्यूक्रेटिव हो गया है। इतना ही नहीं, चीन का बाजार भी भारतीय बाजार के मुकाबले, इमर्जिंग मार्केट्स के दूसरे जो बाजार हैं उनके मुकाबले चीन ज्यादा प्रॉमिसिंग लग रहा है। वहां हाल के वक्त में कई ऐसी चीजें हुई हैं जो कि चीन को, जहां पे, जिस वजह से चीन के मार्केट में लोग जाने के लिए उत्साहित हो रहे हैं। एफआईआईस, चाहे मार्केट की वैल्यूएशन हो, चीन का मार्केट बेहद सस्ते वैल्यूएशन पर मौजूद है। भारतीय बाजार इस गिरावट के बावजूद भी, जो एक्सपर्ट कह रहे हैं, वो ओवरवैल्यूड है, ऊंची वैल्यूएशन में है जी। तो ये कुछ फैक्टर ऐसे हैं जहां सरकार को केवल और केवल टैक्स कट करने से क्या बात बनेगी, सरकार को इस पे भी एक बड़े लंबे चौड़े लेवल पर ब्रेनस्टॉर्मिंग करने की जरूरत होने वाली है। अब सर मेरा अंतिम सवाल ये है कि क्या सरकार के लिए ये फीजिबल होगा फॉरगो करना टैक्स? नहीं, सरकार बिल्कुल कर सकती है। जैसे मिडिल क्लास को राहत देने के लिए 12 लाख तक की कमाई पर कह रही थी सरकार कि 1 लाख करोड़ का हम लोग फॉरगो कर रहे हैं, तो क्या इस चीज को, शेयर मार्केट को या कैपिटल मार्केट को, अगर जो टैक्स को हम लोग फॉरगो करें, तो वो क्या सहन कर पाएगी सरकार? नहीं, सरकार सहन कर सकती। देखिए,
जी। लॉन्ग टर्म या कैपिटल गेन्स टैक्स से सरकार को मार्केट्स के जरिए कितना पैसा मिल रहा है, ये देखने वाली बात होगी। एसटीटी का आंकड़ा हमारे पास है, जिस हिसाब से ग्रोथ एसटीटी में दिखाई दी है वो खुद ही एक बड़ा नंबर है। अगर 55,000 करोड़ या अगर 80,000 करोड़ रुपए नेक्स्ट ईयर के लिए अगर सरकार प्लान कर रही है या उसका अनुमान है, तो अगर यहाँ पर अगर आप लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स में अगर कुछ केवल और केवल अगर जैसे समीर अरोड़ा की आपने बात कही 199 कंट्रीज में कोई टैक्स नहीं है एफआईआईज के लिए, तो क्या सरकार केवल और केवल एफआईआईज को इसमें राहत दे सकती है या ओवरऑल राहत सरकार दे सकती है? इसको इस तरह से भी समझना चाहिए कि जिस तरह से देश में डीमैट खाते खुले हैं, रिटेल इन्वेस्टर्स का पार्टिसिपेशन बढ़ा है, वहाँ अगर सरकार इसको कम करती है तो और लोगों को आने में, जो रिटेल पार्टिसिपेशन है उसके बढ़ने में भी मदद मिलेगी। अगर मार्केट लंबे वक्त तक गिरावट का शिकार हुआ तो वो एसआईपीज में गिरावट, जो एक साल के रिटर्न नेगेटिव चले गए हैं, वो सब क्या और इसका असर इकोनॉमी पे, बाकी इन्वेस्टमेंट पे पड़ सकता है। सरकार को इन तमाम पहलुओं को खंगालना पड़ेगा और हो सकता है सरकार के अंदर इन सब चीज़ों पर अच्छी खासी बातचीत और बहस चल भी रही हो। जी। अब प्रवीण सर, आपसे मैं समझना चाहूँगा कि एफआईआई की जो बिकवाली है वो एक बहुत ही गंभीर मसला है, उसके क्या कारण है? अगर आप वैल्यू एडिशन कुछ कर पाए हमारे व्यूअर्स के लिए, क्या कारण मानते हैं एफआईआई? नहीं, देखिए एफआईआई का अभी $800 बिलियन का इन्वेस्टमेंट इंडियन मार्केट्स में अभी भी है। अच्छा। हाँ, तो वो कम हुआ है, लेकिन इतना सिग्निफिकेंट अभी करीब 16% की इक्विटीज़ में होल्डिंग एफआईआईज की है। पहले 20% थी, वो घटकर 16% आई है, लेकिन अभी भी समझ लीजिए 16% के आसपास एफआईआईज की होल्डिंग इंडियन कंपनीज में है। अमेरिकन फैक्टर है एक, जहाँ पे कि रिटर्न जो रिस्क एडजस्टेड रिटर्न है या इजीली जो रिटर्न मिल रहा है वो, और रुपये का डेप्रिसिएशन है, वो मिला के अगर देखें तो उनको भारतीय बाजार से आसानी से ज़्यादा रिटर्न वहाँ पे मिल रहा है। चीन का बाजार फिर से रिबाउंड कर रहा है, चीन में एक अच्छी खासे रिटर्न की उम्मीद इन्वेस्टर्स को है। तो ये जो कुछ फैक्टर हैं ऐसे, जो कि विदेशी निवेशकों को लग रहा है कि इस वक्त भारतीय बाजार से ज़्यादा अच्छे विदेशी बाजार हैं। हालांकि जो मार्केट के और दिग्गज हैं, क्रिस वुड हो गए जिनका बयान हमने देखा, जिम रॉजर्स हो गए, बड़े दिग्गज ये कह रहे हैं कि भारतीय बाजार में ये गिरावट एक खरीदारी का मौका भी हो सकती है। वर्ल्ड बैंक का भी कहा था सर, वर्ल्ड बैंक। बिल्कुल, भारतीय उसको लेके आईएमएफ ने 6.5% ग्रोथ का कहा है कि इस साल भी और अगले साल भी 2 साल 6.5% ग्रोथ का होना बहुत महत्वपूर्ण है इस सिलसिले में, क्योंकि ग्लोबल ग्रोथ है वो 3.2% का है। वहां से तो हम लोग डबल है। तो उस लिहाज से अगर आप भारत की ग्रोथ को देखेंगे, इंडिया के फंडामेंटल्स को देखेंगे, तो वो कहीं पर भी ऐसे नजर नहीं आते। जैसे फरवरी का जीएसटी का डेटा अगर आप उठा के देख लीजिए, तकरीबन 9% का उसमें जंप दिखाई दिया है, 1.8485 लाख करोड़ रुपए का एक महीने का ये देखने को मिलता है सर। 1.87 लाख करोड़, 1.75 लाख करोड़, लगातार ये जो नंबर है वो बहुत ही बेहतर आते हैं। बिल्कुल, अभी आरबीआई का भी जो वो आया बयान आया, या जो जीडीपी के अभी नंबर आए हैं 6.2% के थर्ड क्वार्टर में, उसमें भी साफ तौर पे कहा गया है कि रूरल रिकवरी जबरदस्त दिखाई दे रही है। अच्छे मानसून, अच्छी हार्वेस्ट क्रॉप की वजह से रिकवरी दिखाई दे रही है, लोग खरीद रहे, कंजम्पशन में इजाफा हुआ है, सरकार केपेक्स कर रही है, खर्च कर रही पैसा, और उस सब का असर इकोनॉमी में पॉजिटिवली दिखाई दे रहा है। तो ये वो तमाम फैक्टर हैं जो इंडियन इकोनॉमी के रेजिलियंस को बताते हैं, एक टिकाऊपन की ओर इशारा करते हैं। जी। अब बात करेंगे पेंशन की, ऐसे लोगों की पेंशन की जो कि संगठित क्षेत्र के एम्प्लॉयज हैं। मनी सेंट्रल में हम इस मसले पर पहले भी बात कर चुके हैं। 28 फरवरी को ईपीएफओ की फैसला जो लेने वाली जो सबसे बड़ी बॉडी है, सीबीटी यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की बैठक हुई। इसमें एक तो बड़ा फैसला इस बात को लेकर हुआ कि फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में पीएफ मेंबर्स को कितना ब्याज मिलेगा। ईपीएफओ ने सभी पीएफ सब्सक्राइबर्स के लिए 8.25% ब्याज दर को है वो बरकरार रखने की बात की, जो कि पीएफ से जुड़े 7 करोड़ से ज्यादा मेंबर्स के लिए एक बड़ी राहत वाली खबर थी। यहां पर ईपीएफ मेंबर्स के लिए पेंशन को भी बढ़ाने की चर्चा। सवाल यह है प्रवीण सर आपसे कि क्या पीएफ मेंबर्स को जल्द ही ज्यादा पेंशन की सौगात मिल सकती है? इस मीटिंग में क्या डिस्कस हुआ ये भी हम आपसे समझना चाहेंगे, बहुत ही आसान भाषा में। क्या सर 7-7.5 गुना बढ़ जाएगा क्या? नहीं, बिल्कुल इस बात पर
चर्चा हुई है, जैसी खबर या जो हमने डिस्कस किया था मनी सेंट्रल के पिछले संस्करण में जी, तब हमने बात की थी कि एक 7,500 रुपये करने की मांग जो एम्प्लॉय संगठन भी कर रहे हैं लगातार सरकार से, कि इसको मिनिमम जो पेंशन है उसको बढ़ाकर 7,500 रुपये किया जाना चाहिए। वो जब सीबीटी की मीटिंग हुई, सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की मीटिंग हुई, तो वहाँ पर भी इस मसले पर बातचीत हुई है। बातचीत इस बारे में भी हुई है कि जो ईपीएस का कंट्रीब्यूशन है उसका जो स्लैब है वो बढ़ाना चाहिए, इस मसले पे भी बात हुई है। सरकार ने बोला है ईपीएफओ को कि वो इन दोनों मसलों पर विचार करे और एक डिटेल्ड रिपोर्ट सरकार के पास सबमिट करे। वहाँ पर इस चीज़ पर फैसला किया जा सकता है कि क्या, किस तरीके से, क्या मॉडलिटीज़ होंगी, क्या नियम शर्तें होंगी, जहाँ पे कि जो ईपीएफ के मेंबर्स हैं उनको एम्प्लॉयज़ पेंशन स्कीम के तहत जो पेंशन दी जाती है वो 1,000 रुपये से बढ़ाकर 7,500 रुपये की जाए। यहाँ पे 8.25% का इंटरेस्ट रेट देने की भी बात हुई और उसको लेके एक बात ये भी हुई कि जो एम्प्लॉय संगठन ने 8.5% इंटरेस्ट रेट करने की मांग की थी, उसको मनसुख मांडवीय जो लेबर मिनिस्टर हैं उन्होंने ये कहा कि ये पूरा किया जाना मुश्किल है, क्योंकि जो आरबीआई ने रेट कट का दौर शुरू किया है और 1.25% का रेट कट पिछली जो आरबीआई की पॉलिसी हुई थी फरवरी की, वहां पे किया भी गया है। तो ऐसे में रेट को बढ़ाना मुश्किल है। 8.25% का रेट उचित इस वक्त है और वो जल्द ही अब मंजूरी के बाद, फाइनेंस मिनिस्ट्री के सरकार के पास मंजूरी के बाद, वो पैसा, ब्याज का पैसा जो पीएफ मेंबर्स हैं उनके खाते में डाल दिया जाएगा। सर इसको इस एंगल से भी देखना बहुत ज़रूरी है कि जो रेट्स बरकरार रखे गए 8.25, वो इस वजह भी बहुत ही बड़ा कदम माना जा रहा है, अच्छी सौगात इसलिए मानी जा रही है कि शेयर बाजार में गिरावट, बॉन्ड यील्ड में गिरावट, अधिक क्लेम सेटलमेंट, उसके बावजूद सरकार ने इस फाइनेंशियल ईयर के लिए 8.25 का जो ब्याज दर है उसको बरकरार रखा। ये भी बात गौर करनी चाहिए। बिल्कुल, ये एक अच्छी खबर है 7 करोड़ से ज़्यादा जो पीएफ के मेंबर्स हैं उनके लिए, क्योंकि ब्याज दरों में सबसे बड़ी बात यह है कि ब्याज दरों में अब गिरावट का एक दौर शुरू हो गया है और ऐसे वक्त पर अगर 8.25% का इंटरेस्ट रेट मिलता है जो कि पिछले साल के बराबर है, तो वो एक वाकई कहें कि हम एक अच्छी सौगात है सरकार की तरफ से कहें या जो ईपीएफओ की तरफ से दी गई है, जहाँ पे कि तमाम चीज़ों को, इन्वेस्टमेंट, उस पर मिले रिटर्न, उन सारी चीज़ों को नाप तौल जोक के जो तय किया गया है वो दिया जा रहा है। तो ये एक बड़ी बात है, लेकिन असली मसला वहीं फंस रहा है कि क्या पेंशन को सरकार बढ़ाने का कोई प्लान करेगी इसको, क्योंकि पिछले वक्त में जो पेंशन को लेके कई जो ऐलान हुए हैं, चाहे 8वां वेतन आयोग हो, वहां पे भी ये बात है कि अब पेंशन बढ़ेगी। दूसरा, यूनिफाइड पेंशन स्कीम सरकार लेके आई। तीसरा जो बड़ा कदम है यूनिवर्सल पेंशन स्कीम को लेके, जिसमें वो जो कि अम्ब्रेला स्कीम होगी, अटल पेंशन योजना, मानधन योजना और तमाम एनपीएस को, तो उसमें ट्रेडर्स हैं, आपके अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के वर्कर्स हैं, उन सबको समाहित करके लेकर आने की बात है। तो ऐसे में जो ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर का वर्कर है उसके लिए भी सरकार हो सकता है कि नियमों में कुछ फेरबदल करके, कुछ नए नियम लाके और किस तरह से ये पेंशन बढ़ाई जा सकती है, इसका कुछ ऐलान आने वाले वक्त में करे। चलिए सर, अब आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे आपकी जेब से जुड़ी एक और खबर की। खबर है खास तौर पर ऐसे लोगों के लिए जो कार खरीदने के बारे में सोच रहे हैं। माना जा रहा है कि कार कंपनियां मार्च में गाड़ियों पर डिस्काउंट बढ़ा सकती हैं। फरवरी में कमजोर डिमांड के चलते एक बार फिर से कार कंपनियां डिस्काउंट और ऑफर्स के भरोसे आती हुई दिख रही हैं। इस महीने होली भी है और ऐसे में अगर कारों पर डिस्काउंट आते हैं तो कार बायर्स के लिए फेस्टिवल्स का मजा जो है वो 2 गुना हो जाएगा। माना यह भी जा रहा है कि कार डीलर्स के यहां मॉडल्स के आधार पर अभी 2,000 रुपए से लेकर 30,000 रुपए तक के डिस्काउंट्स मिल रहे हैं। मार्च में इनमें और इजाफा हो सकता है। डीलर इनके अलावा दूसरे ऑफर्स भी दे रहे हैं। फरवरी में गाड़ियों पर 2,500 रुपए से लेकर 75,000 रुपए तक के डिस्काउंट्स मिल रहे थे। सर, मेरा सवाल है कि ऐसा लगता है कि कार कंपनियों का जो मुश्किल दौर है खत्म नहीं हुआ है अभी भी? बिल्कुल, जनवरी में देखिए कार कंपनियों ने दाम बढ़ाए, दिसंबर में ऐलान कर दिया था, दिसंबर के आखिर में, कि हम कारों के दाम बढ़ाएंगे। एक जो रटा रटाया उनका जवाब रहता है कि इनपुट कॉस्ट चूंकि बढ़ गई है तो ऐसे में दाम बढ़ाना जरूरी है। ये दाम ऐसे वक्त पे बढ़ाए गए जबकि ऑलरेडी उनकी सेल्स जो है, कार सेल्स है या दूसरे व्हीकल्स की भी अगर हम सेल्स देखें
तो वो सबड्यूड है, हल्की चल रही थी। और एक बड़ी समस्या पैसेंजर व्हीकल्स की, कार सेल्स की बिक्री की नजर आ रही थी जी। ऑटो सेक्टर पूरा लेबर इंटेंसिव सेक्टर है जहां बड़े पैमाने पर रोजगार जाते हैं। ऐसे में अगर कारें नहीं बिकती, पिछले साल लगभग 80-85 डेज का डीलर्स के यहाँ इन्वेंट्री लेवल था, हालांकि अब वो घट के 40 दिन के लेवल पे आ गया है। ओके। स्टिल ये एक बड़ी चुनौती है कार कंपनियों के लिए। आपने देखा कि फरवरी में 75,000 रुपये तक के जो महंगी गाड़ियां होंगी वहाँ पे डिस्काउंट दिए गए, लेकिन मार्च में इस दौरान अब फिर से कार कंपनियां और कार डीलर डिस्काउंट देने के लिए तैयार हैं। 30-35 हज़ार रुपये के डिस्काउंट है, साथ में अलग से ऑफर देने की भी कार कंपनियां तैयारी कर रही हैं, क्योंकि कारों की सेल्स का जो फरवरी का आंकड़ा है, नोमरा की एक रिपोर्ट बता रही है कि वो पिछले कई सालों में सबसे कम बिक्री का आंकड़ा है कार सेल्स का, और इस लिहाज से ये कार कंपनियों के लिए चिंताजनक बात है। बताया ये भी जा रहा है कि जनवरी के आखिर से गाड़ियों की बिक्री में गिरावट आनी शुरू हुई है। और क्योंकि उसका बड़ी वजह यही थी कि जो कारों की के जो दाम है वो बढ़ा दिए गए थे, तो इस वजह से गाड़ियों की सेल्स में गिरावट आई। और अब कार कंपनियों को लग रहा है कि अगर वो डिस्काउंट नहीं देते तो फिर से इन्वेंट्री लेवल्स बढ़ सकते हैं, और फिर से गाड़ियों की सेल्स के जरिए जो कमी आ रही है उसके जरिए पूरा का पूरा ऑटो सेक्टर एक बार फिर मुश्किल का शिकार हो सकता है। सर मेरे दो सवाल, एक पहला सवाल ये कि इन्वेंट्री पर आपने जो बात बताई कि 40 दिन का था, पहले 80 दिन के आसपास था, कितने दिन की इन्वेंट्री होती है तो उसको बहुत आरामदायक माना जाता है सर? मेरे ख्याल से 15-20 दिन की इन्वेंट्री सही माना जाता है। बिल्कुल डीलरों का, क्योंकि होता क्या है, डीलर्स भी कारों को जो उठाते हैं जी, वो फाइनेंस के जरिए उठाते हैं, बैंकों के फाइनेंस के जरिए आप कारों को उठाते हैं, फिर अपने यहाँ रखते हैं। अगर वो टाइमली जो साइकिल बिक्री नहीं होती तो जो डीलर हैं उनको फिर ब्याज उस पर चुकाना पड़ता है बैंकों को, वर्किंग कैपिटल कम होगा, एग्जैक्टली प्रॉफिट कम होगा, आपके यहाँ कारें रखी हुई हैं आप उनको बेच नहीं पा रहे हैं, तो वो फिर एक पूरा साइकिल गड़बड़ाता है। और पिछले कुछ महीने हैं वहाँ पे कार कंपनियों को और उनके डीलरों को खासतौर पे इसी चीज का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि अभी फाडा के नंबर नहीं आए हैं, यहाँ पे फाडा के नंबर्स को देखना बहुत जरूरी होगा, जो फेडरेशन ऑफ डीलर्स एसोसिएशन है, ऑटो डीलर्स एसोसिएशन है, वहाँ ये पता चलता है कि रिटेल सेल्स कैसी रही है, ओवरऑल कार कंपनियों की पैसेंजर व्हीकल्स की सेल्स कैसी रही है, और कंपनी वाइज सेल्स किस तरह के आंकड़े आए हैं। लेकिन जो नोमरा की रिपोर्ट बता रही है कि तकरीबन पैसेंजर व्हीकल्स में 14% की ईयर ऑन ईयर गिरावट की जो बात कही गई है, अगर वो आंकड़ा सही है तो वो वाकई चिंता की बात है। और ये देखना होगा कि किन इलाकों में कारों की सेल्स कमज़ोर रही है, क्या ट्रैक्टर की सेल्स कमज़ोर रही है, क्योंकि कार सेल्स को एक बात समझ लीजिए विशाल, कार सेल्स का नंबर जीएसटी के नंबर्स हो गए या ई-वे बिल के नंबर्स हो गए, इनकी तरह से कार सेल्स का नंबर ये बताता है एक जो इकोनॉमी का क्या हाल है एग्जैक्टली। और पिछले बार से जो डेटा आया था पैसेंजर व्हीकल्स का तो आंकड़ा खराब था, लेकिन ट्रैक्टर सेल्स का आंकड़ा मैं आपसे भी डिस्कस कर रहा था, वो कुछ अच्छा आया था। जनवरी में कार सेल्स की जो जनवरी के जो रजिस्ट्रेशन के नंबर आए थे वो थोड़ा एक अच्छी राहत दे रहे थे। जनवरी में ग्रामीण इलाकों में कारों के रजिस्ट्रेशन 15.5% बढ़े थे। तो और ये खबरें आई कि जो ग्रामीण इलाका है वो कार कंपनियों के लिए सबसे बड़ा वरदान साबित हो रहा है इस वक्त, क्योंकि वहां थोड़ी सी रिकवरी दिखाई दे रही, वहां बिक्री बढ़ी है, लेकिन अर्बन इलाकों में बिक्री कमजोर बनी हुई है। तो ये कार कंपनियों के लिए एक बड़ी दिक्कत है। सर अब इसी खबर को मैं अब जोड़ना चाहूँगा बजट से। 12 लाख तक की कमाई को सरकार ने टैक्स फ्री कर दिया। उस समय फाइनेंस सेक्रेटरी थे तुहिनकांत पांडे, उन्होंने कहा कि ये जो पैसा है जो आम लोगों की जेब में जो जाएगा वापस लौटेगा, वो कहीं ना कहीं वो खर्च के साइकिल में आएगा, लोग लग्जरी पे खर्च करेंगे, लोन्स लेंगे, गाड़ियाँ खरीदेंगे। क्या इसको इस खबर से भी जोड़ कर देखा जाए सर कि लोगों के पास पैसा आएगा, बचेगा तो लोग फिर गाड़ियाँ खरीदेंगे, इधर डिस्काउंट भी ज़्यादा मिल रहा है? नहीं, देखिए इसको कहानी को एक और कहानी से जोड़ना पड़ेगा, वो है सेकेंड हैंड कार्स की सेल्स को। प्लीज़ बताएं। हुआ यह है पिछले कुछ वक्त में जब से लोगों के पास डिस्पोजेबल इनकम कम हुई है, लोगों ने नई कारों की जगह पुरानी कारों को, सेकंड हैंड कारों को खरीदना ज़्यादा प्रेफर किया है। इसी वजह से हमने ये देखा कि सरकार ने जो ऑर्गेनाइज्ड तौर पे सेकंड हैंड कार्स की या यूज्ड कार्स की बिक्री होती है उस पर जीएसटी को बढ़ा दिया था सरकार ने, पीछे जब जीएसटी की मीटिंग हुई थी। तो वो मसला क्या है कि लोग सेकंड हैंड कार्स की तरफ अब ज़्यादा आकर्षित हो रहे हैं। नई कारों पे लगने वाले टैक्सेस, उनके रोड टैक्स, उनके रजिस्ट्रेशन फीस वो इतने ज़्यादा हैं
कि लोगों को लगता है कि यार नई गाड़ी लेने से अच्छा है कि आप पुरानी गाड़ी ले लीजिए। 10 लाख से ऊपर की गाड़ी है तो आपको 1% का TCS देना पड़ता है उसमें जी। तो बड़ा जो एक जो टैक्सेस का बोझ गाड़ियों पे बढ़ जाता है, उसके साथ आप क्लब कीजिए जो प्राइस हाइक कार कंपनियों ने किए। पिछले कुछ सालों में गाड़ियों की कीमतें बढ़ी भी बेशुमार हैं, बहुत सर, बहुत ज्यादा। जिस हिसाब से लोगों की कमाई नहीं बढ़ी होगी उस हिसाब से गाड़ियां सर, बाइक की आप देखिए ना कीमत, जो बाइक 50,000 रुपए में आ जाती थी वो लाख सवा लाख पर आ रही है। जो कार आपको 10 लाख 12 लाख की आ जाती थी वो अब 20 22 24 लाख की हो रही है। इनपुट कॉस्ट के आड़ में ये कहना कि बहुत बेतहाशा वृद्धि हुई है सर। नहीं बिल्कुल, और लोगों का ये कहना है कि मैं रोड टैक्स दे रहा हूँ, सड़कें ठीक है नहीं, टैक्स ऑन टैक्स सर, टोल टैक्स दे रहा हूँ, टोल टैक्स दे रहे हैं आप कार खरीद रहे हैं तब टैक्स दे रहे हैं। फिर अब जैसे दिल्ली का मामला ले लीजिए, दिल्ली में अभी दिल्ली सरकार ने ऐलान कर दिया कि 15 साल से पुरानी गाड़ी है आपको तो हम आपको तेल नहीं देंगे। अब कोई व्यक्ति गाड़ी खरीदता है, उसकी गाड़ी ठीक है, वो पॉल्यूशन चेक कर, और ऐसे लोग सोशल मीडिया पे आके ये बात कर रहे हैं एग्जैक्टली सर, पॉल्यूशन चेक ठीक है, सारी चीजें ठीक हैं, गाड़ी वर्किंग कंडीशन में है, लेकिन आपका उस पर प्रेशर है कि आप गाड़ी को बदलिए, आप गाड़ी को चेंज करें, 15 साल से ज्यादा पुरानी गाड़ी नहीं चलने देंगे। तो इस तरह के जो चीजें हैं वो भी एक बड़ा, एक तरह से कहें कि सेक्टर के लिए, शायद पूरे सेक्टर के लिए एक नेगेटिव ही लेके जाता हूं। बात वहीं आ जाती कि सरकारी टैक्सेस का बोझ जो है वो शायद देश की जनता को इस वक्त सबसे ज्यादा परेशान कर रहा है। जी बहुत शुक्रिया सर, आपने तमाम तीनों जो मुद्दे हैं उसको आसान भाषा में विस्तार से समझाने की कोशिश की। तो आज के मनी सेंट्रल में बस इतना ही, फिर मुलाकात आपसे कल होगी। तो इसी तरह देश, दुनिया और बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मनी। मंच है तैयार फाइनेंशियल फ्रीडम समिट 3.0 के लिए। यहाँ जुड़ेंगे दिग्गज और होगी पैसों की बात। बड़ी शख्सियतों में होंगे महाराष्ट्र के यशस्वी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, बैंकिंग के बादशाह के मिस्त्री, शेयर बाजार को घर घर पहुंचाने वाले NSE के MD और CEO आशीष कुमार चौहान, बाजार के सरताज विजय केडिया। म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में होगी बात ई बालासुब्रमण्यन और कल्पेन पारेख से। इंश्योरेंस सेक्टर के माहिर खिलाड़ी भी रहेंगे अनुज त्यागी और महेश बालासुब्रमण्यन। इन्वेस्टमेंट से लेकर म्यूचुअल फंड तक, देश की इकोनॉमी से लेकर इंश्योरेंस तक, आर्थिक जगत और पर्सनल फाइनेंस के हर मुद्दे पर बेबाक राय रखेंगे एक्सपर्ट्स। तारीख 5 मार्च दोपहर 3 बजे से मुंबई के ताज सैंटा क्रूज में। जुड़िए मनी 9 के साथ।